मुझे लगता है कि ये कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, बट फिर भी बता देना चाहिए कि प्लानिंग कैसे करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें AKTU की साइट पर जाना है और वहाँ से कुछ क्वेश्चन पेपर्स निकाल लेने हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। मैक्सिमम 3 लेना, लोग 5 कहते हैं बट आई एम सेइंग यू मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पेपर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। तुम्हें क्या करना है, इसमें से एक चैप्टर के 6 क्वेश्चन निकालने हैं। डे शेड्यूल्स में तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ। मान के चलो राइट नाउ मेरा 4th ईयर चल रहा है और 7th सेमेस्टर। नाउ माई एग्ज़ाम्स आर फ्रॉम 10 जनवरी। 10 जनवरी को मेरे एग्ज़ाम है, जहाँ मैं जानता हूँ 10 जनवरी को आई थिंक RER का है। आफ्टर दैट मेरा 15 को है, 15 को शायद दैट इज़ डा, जो कि बैकलॉग का पेपर है। आफ्टर डा दैट इज़ 16 तारीख को है HSMC 1 विच इज़ सम, ये कुछ होता है रोल डेवलपमेंट से रिलेटेड समथिंग, कोई सब्जेक्टिकल जो भी है, सिविलाइजेशन। इसके बाद जो मेरा एग्जामिनेशन है दैट गोना बी ऑन 17 विच इज़ जो मेरे ध्यान नहीं है बट 20 तारीख को AI का है। 20 तारीख को मेरा है कंपाइलर डिज़ाइन। उससे पहले 20 से एक दिन पहले यानी 18 तारीख को जो होगा वो होगा AI का। आफ्टर द AI आई गॉट 25 दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो एग्ज़ामिनेशन डेट को याद रखा करो, ज़रूरी होता है। अब देखो कंपाइलर डिज़ाइन लिटरली देखो, जैसे मैं ज़्यादातर थियोरेटिकल चीज़ें करता हूँ तो ये ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें, स्पेशली ये मेरे लिए पार्सर, L1 पार्सर और ये ग्रामर जो है, सिमेटिकल एनालाइजर, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ें मेरे लिए बिना सर पैर की हैं और मुझे ये चीज़ें पसंद भी नहीं है बिल्कुल भी। बट वो कहते हैं ना, वो रीज़न उसका नापसंद होने का ये भी है क्योंकि इसमें जो प्रोग्रामिंग है वो बड़ी बेढंगी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर निकाल लेता हूँ। इसमें से अब मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन पेपर में जाऊँगा एंड आई विल सेलेक्ट द बी सेक्शन। बी सेक्शन में मेरा एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द LALR पार्सर। सेम वही क्वेश्चन मैं दूसरे बी सेक्शन में जाकर देखूंगा, एक्सप्लेन द डिटेल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस। और यही क्वेश्चन मैं जाकर देखूंगा अपने थर्ड के अंदर, विच इज़ लाइक द कंस्ट्रक्ट द LAR पार्सर। नाउ सोच के देखो, 3 क्वेश्चन एक दिन के अंदर। इन क्वेश्चन को सिर्फ सेक्शन बी के क्वेश्चन में 3 दिन तक चलाऊंगा। 3 दिन का मतलब पहले दिन सेक्शन बी के क्वेश्चन, दूसरे दिन सेक्शन सी के उसी पॉइंट के क्वेश्चन, और जो टोटल करना है दैट इज़ 3 यूनिट्स। मैं सिर्फ 3 यूनिट्स का काम करूँगा। अब इसका भी एक रीज़न बता देता हूँ तुम्हें। जो AKTU का क्वेश्चन पेपर आता है वो पूरे तुम्हारे 100 मार्क्स का आएगा। हमारे तो 100 मार्क्स का ही आता था, हो सकता है अब थोड़ा चेंज हो गया हो। 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर तुम्हारे 30 मार्क्स के होंगे सेक्शन बी, जिसके अंदर तुम्हें 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो हर यूनिट से होंगे, ऑल यूनिट से। उसके बाद आएगा तुम्हारा सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर तुम्हें 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो तुम्हें 5 करने होंगे 10 में से। हर क्वेश्चन में से चॉइस आएगी, क्या है ये, हर क्वेश्चन में से चॉइस आएगी। तुम्हें 10 क्वेश्चन जो है मिलेंगे, उसमें तुम्हें 5 करने होंगे। एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें तुम्हें 1 की चॉइस मिलेगी। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 10, जो कि 20 मार्क्स जनरेट करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, लिटरली तुम एक बात सोच कर देखो, अगर सही से कोई चेकिंग की जाए तो 30 में से अगर तुम मार्क्स निकालो तो तुम्हें लगता है कि 30 में से 30 मार्क्स आना बड़ा आसान काम है। बिकॉज सब्जेक्ट के क्वेश्चन, मान लो कि तुम मैथ का अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो 30 में से 30 ही आएंगे अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चन सही हैं। पर राम जाने। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि इतना मैंने कर लिया है, इसके बाद हम यहाँ पर अपना शेड्यूल लगाएंगे। शेड्यूल का मतलब होगा कि अब हम देखेंगे कौन से पेपर के बीच में सबसे कम जो लीव्स हैं, लीव्स किस लिए। ज़्यादा लीव का मतलब होगा ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए टाइम, लेस का मतलब होगा कम प्रिपरेशन के लिए टाइम, और जिसमें कम प्रिपरेशन के लिए टाइम है वो तुम्हें पहले ही रेडी करके रखनी है। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 4 दिन की छुट्टी है। इसे पहाड़ में जाने दो, इसका कोई काम नहीं है। उतना करूँगा जितना इंटरनल में आएगा, दैट्स ऑल। अगर मैं CD की बात करूँ तो CD मतलब कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर छुट्टी बहुत कम है। अगर तुम ध्यान से देख सकते हो तो CD का एग्ज़ामिनेशन डायरेक्ट एक दिन के बाद है, समझ रहे हो, एक दिन और उसके बाद CD, और उससे पहले AI को इतना टफ सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर तुम्हें सही में डीप लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो हो जाएगा बड़े आराम से। इसके बाद हर दिन का तुम्हें शेड्यूल बना के रखना है कि तुम 11 बजे सो जाओ, 7 बजे उठ जाओ, ताकि दिमाग को काफ़ी ठंडक मिले और अच्छे से काम कर सको। सुबह सुबह उठकर सबसे टफ काम करना है। मैं यहाँ पे अपनी जो मेरी इंटर्नशिप है उसमें जॉब, उसमें उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। इंटर्नशिप के लिए मैं पहले ही यहाँ से अपना पाइथन में कर चुका हूँ, बढ़िया वाली। पाइथन के बाद मैं क्या करने वाला हूँ,
पाइथन की लाइब्रेरीज़ चल रही हैं, मैं उन लाइब्रेरीज़ का थोड़ा रिवीजन करने वाला हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने वाला हूँ। आफ्टर दैट सिंपल। और ये जो तीन यूनिट का सिस्टम है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, 3 साल मैंने भी किए हैं KTU में। 3 यूनिट से ज़्यादा मत करना, क्योंकि अगर तुम 5 यूनिट में एवरेज लिखते हो तो ये लोग तुम्हें पास नहीं करेंगे। मैं तुम्हें बताऊँ, जब मेरी कंसेप्ट समझ में आया था ये KTU का जो भी था, तो वहाँ से मुझे ये समझ आया कि पहली बात, जो भी सेक्शन लिख रहे हो उसे बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर दो पहले ही। इन लोगों की साइकोलॉजी ये है, अगर तुम्हें ऊपर सेक्शन ए छोटा सा लिखा है तो ये लोग तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे। क्वेश्चन पे नंबर छोटा लिखा है, तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे। क्यों? इन्हें इन्हें मार्क्स काटने होते हैं भाई, ये लोग मार्क्स जानबूझ के काटते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए तुम्हें क्या करना है, सेक्शन बड़ा बड़ा लिखना है, मोटे स्केच का यूज़ करना है, और हर चीज़ का डायग्राम बनाना है। डायग्राम हो ना हो, अगर तुम्हारे पास कोई डायग्राम नहीं है तो लिख दो कि भाई जैसे मैंने AI लिखा है तो मैं इसमें लिख दूंगा डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इसके बाद न्यूरल नेटवर्क, इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर जो पाइथन हो गई, पाइथन यूज़ हो रही है इसके अंदर, और इस सबको लिख देंगे कि ये बिल्कुल ब्रेन जो न्यूरल वाले काम करता है, ब्रेन वाले काम करते हैं, इन सबको मिला के हम क्या करेंगे, ये एक छोटा सा डायग्राम हो गया। तो अभी इतना इतना ज़्यादा कवर कर रहा है। और वो दूसरी बात, वो लोग कुछ भी काटते नहीं है। ये नहीं है कि वो इसे काट देंगे, वो इसे नहीं काटेंगे। तुम अगर रीचेकिंग करवाओगे तो इसे भी चेक ही करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना आता है, वो क्या करते हैं, टोटल कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं। टोटल कैलकुलेशन में एक बार गड़बड़ हो गई तो तुम्हारे, अगर तुम्हारे 50 मार्क्स थे तो उसे गड़बड़ करके 20 कर देंगे, कुछ भी करके। और ऐसे करेंगे वो तुम्हारे मार्क्स ना कुल मिला के 25 से लेके 30 के बीच में रखेंगे। अगर तुम पास होने होगे तो फिर तुम्हारे मार्क्स कर देंगे कभी 8, 9, 19। और ये चीज़ें तुम खुद भी धीरे धीरे, जैसे तुम अपने AKTU में बढ़ते जाओगे तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हें कुछ नंबर रिपीट होते मिलेंगे, जैसे कि 19। ये तुम्हें बहुत बार रिपीट नंबर मिलेगा। और मुझे कभी कभी ऐसे प्रेडिक्शन शक होता है कि ये लोग कई बार ऐसा करते हैं कि नंबर, जिनका डाटा फिल नहीं होता ना बच्चों का, कुछ बच्चों की जो कॉपी थी चेक नहीं हुई, तो ये क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं, जहाँ तक पांडास के अंदर एक वो डाटा क्लीनिंग जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाले नंबर हैं उन्हें ही ऊपर फॉरवर्ड कर देते हैं, ऊपर लगा देते हैं। यानी कि आपसे नीचे वाला जो स्टूडेंट था, अगर उसके 19 थे, आपकी कॉपी चेक नहीं हुई तो, या आपके नंबर फिल नहीं हुए तो उसे उठा के ऊपर करके पूरा डाटा की शीट बना के तैयार कर दी जाएगी। ये एक पॉसिबल आउटकम मुझे लगता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो यूनिवर्सिटी है वो झोलमाल कर रही है, यूनिवर्सिटी धांधलेबाज है। पॉसिबल हो सकता है कि जो एनालिस्ट इस काम में बिठा रखे हैं वो प्रोफेशनल एनालिस्ट नहीं है, और वो डाटा क्लीनिंग करने के चक्कर में यहाँ से डाटा के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब कि अनगढ़ लोग उठा के डाटा क्लीनिंग के काम पे रख दिए गए हैं। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि AKTU यूनिवर्सिटी डाटा क्लीनिंग के लिए भी ठेका देती है, खुद नहीं करती है। चेकिंग के लिए वो टीम को दे देती है। तो मतलब यूनिवर्सिटी धांधलेबाज नहीं है। मैं 3 साल से ये समझता था कि यूनिवर्सिटी धांधलेबाज है, यूनिवर्सिटी धांधलेबाज है, यूनिवर्सिटी धांधलेबाज है, बट यूनिवर्सिटी धांधलेबाज नहीं है। यूनिवर्सिटी की कॉपी जहाँ चेक हो रही है, जो कंपनी ठेका लेती है, वो ही धांधलेबाज है। वो धांधलेबाज इसलिए है क्योंकि भाई देखो, इतना तो मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं है, पर अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं, उसमें एक और चीज़ हो सकती है जो कि सबकॉन्शियसली चल रहा हो। अगर किसी बच्चे के मार्क्स 20 हैं और उसे 25 दे दिए जाते हैं तो टीचर की जॉब जाती है और 2 साल के लिए पेनल्टी लगती है। हो सकता है इस डर की वजह से जो टीचर्स हैं वो नंबर कम दे देते हैं, पर ज़्यादा कभी नहीं देते। और ये जो डर है ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चों के नंबर कम होते चले जाते हैं। पॉसिबिलिटी इज़ दिस। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जो बच्चे हैं वो थोड़ा उनकी राइटिंग में या ग्रामर में कमी हो सकती है, बट मैं अपनी राइटिंग और ग्रामर ठीक कर चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक कि राइटिंग और ग्रामर इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आ रही है चेकिंग टीम के अंदर। जो टीम चेकिंग करवा रही है, कर रही है, या तो चेकिंग टीम के अंदर गड़बड़ है, जो मार्क्स अपलोड कर रही है उनके पास गड़बड़ है, जो लिस्ट बना रहे हैं उनके पास गड़बड़ है। यहाँ पर AKTU ने बोला था कि अब पेपर ऑनलाइन हो गया। अगर पेपर ऑनलाइन होते हैं, दैट गोना बी रियली कन्विंसिंग। क्योंकि अगर पेपर ऑनलाइन हो जाते हैं तो आराम से धांधलेबाजी रुक सकती है। धांधलेबाजी यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, तभी तो यूनिवर्सिटी इतना बड़ा डिसीजन ले रही है। कोई यूनिवर्सिटी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेती। अगर सही में इसमें धांधलेबाजी होती है यूनिवर्सिटी में तो इतना बड़ा डिसीजन जाता नहीं। ऑनलाइन अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवा रही है तो धांधलेबाजी दूसरे लोगों में है, उन लोगों में है जो इसके आसपास काम करते हैं, जिन लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं, वो कर सकते हैं गड़बड़। कंप्यूटर में गड़बड़ हो सकती है, मशीन में मेल फंक्शन भी हो सकता है। हर पॉसिबल आउटकम्स को देख के चलना चाहिए। एक कॉइन की दो साइड हमेशा देखनी चाहिए। सिर्फ यूनिवर्सिटी को ब्लेम मत करो
यूनिवर्सिटी की गलती कैसे है? तुम यूनिवर्सिटी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो। यूनिवर्सिटी के साथ-साथ तुम्हारा कॉलेज भी तो है जिसमें तुम पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट। वो तुम्हारे इंटरनल में मार्क्स काट रहा है, वो तुम्हें डिबार्ड कर रहा है। ये इंस्टीट्यूट जिसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, थर्ड टियर कॉलेज जिसके अंदर बच्चों को भी स्कैम कर कर के बुलाया जाता है, वो कॉलेज तुम्हें इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकता कि तुम्हारे नंबर अच्छे दे दे और तुम्हारी अटेंडेंस चढ़ा दे। और तुम फिर गलती निकालते हो यूनिवर्सिटी की। डिबार्ड तुम हो रहे हो कॉलेज से, गलती यूनिवर्सिटी की। कॉलेज तुम्हें टाइम नहीं दे रहा प्रिपरेशन करने का, गलती यूनिवर्सिटी की। कॉलेज वाले तुम्हें परेशान कर रहे हैं, गलती यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी इज़ नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिबल बिकॉज द 700 कॉलेजेस से पहले ही एफिलेटेड हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्कैमर नहीं है, स्कैमर्स हैं तुम्हारा इंस्टीट्यूट स्कैमर, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बाद जो चेकिंग टीम वो स्कैमर, जहाँ पेपर होता है वो भी गड़बड़ कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम जाके मारी दहाड़ यूनिवर्सिटी पर। मैंने 3 साल में ये गलतियाँ सीखी हैं और मुझे लगता है कि रीचेकिंग करवाओ तो उसमें जो है तुम्हारी गलतियाँ निकल सकती हैं। ज़्यादा नहीं होता तो तुम अपने 4 साल का जो तुम्हारा कोर्स है पूरा होने के बाद और जा सकते हो आराम से, अपनी चेकिंग करवा लो। तो अपनी जॉब से खुद चेकिंग करवा लेना और बैकलॉग के साथ भी जॉब लग जाती है। साथ साथ इतना ध्यान रखो कि बैकलॉग ज़्यादातर तुम्हारी लग सकती हैं लॉजिकल सब्जेक्ट्स में जिनमें मैथमेटिक्स होता है, तो वो वहाँ बैकलॉग्स का चक्कर रहता है। और हर बच्चा देखो देखो यार, लाइफ में कहीं ना पार गलतियाँ हो जाती हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसमें सुसाइड कर लिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो बैक आ गई कोई बड़ी बात नहीं है, उतर जाएगी। देखो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसकी जो बोलते हैं नॉट क्वालिफाइड फॉर टेक्निकल एजुकेशन लगी है, बहुत कम की लगी है, यानी कि सब पास हो ही जाते हैं। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारी बैकलॉग लगी। मैंने अपना सेकंड ईयर बहुत ख़राब किया इसके चक्कर में कि मेरी बैकलॉग लग गई और क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और उतर नहीं रही थी, 2 बार बैकलॉग्स थी तो उतरी नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इतना परफेक्ट बन जाऊँ कि सामने वाला इंसान मजबूर हो जाए बैकलॉग उतारने पे। तो वो भी एक सीन था। बाकी बात ये थी कि घर में भी कुछ अजीबो-गरीब सी दुविधाएँ आ रही थी। तो यही बात थी बस। और फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी को ब्लेम करना एक अच्छा ओपिनियन नहीं रहेगा हमारे लिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी देखो, तुम यूनिवर्सिटी को आज खुला होकर गाली दे दो, तुम्हें सही बता दूँ तो यूनिवर्सिटी वाले तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे। उनके पास बहुत काम होता है, उनके पास बहुत स्टूडेंट होते हैं हैंडल करने के लिए। इतने स्टूडेंट हैं उनके पास, 700 कॉलेज, 700 कॉलेज भाई, 700 तुम्हारे कॉलेज में बच्चे होंगे, कहाँ याद रखने का टाइम है उनके पास। सो लिटरली मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन करवा देती है बैकलॉग्स के एग्ज़ाम, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मुझे भी नेक्स्ट जो ईयर है वहाँ पे फ़ॉरेन का देख रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाने की सोच रहा हूँ। तो उसके लिए भी बस काम होना चाहिए। आइडियाज़ बहुत हैं, बस इतना ही है। मैंने कहा था 2 वीडियोज़ डालने वाला हूँ। वीलॉग की वीडियो मैं अभी एडिट करूँगा और वो भी डाल दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं काम ही कर रहा था, देखते हैं फिर।